वेलकम बैक टू एजू स्टडी एक्स। मैं आपके मैथ का मेंटर मोहम्मद आसिफ। आपके सामने मैं आप लेकर के आया हूँ एनटीपीसी पार्ट नंबर 2 है हमारा। ये पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ, अब ये होगा हमारा पार्ट 2। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। बोला है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई एक्स का मान कितना होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले और यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे तो कुछ ना करिए, इसको 1 लीजिए, इसको 2 लीजिए, इसको लीजिए माइनस का 3। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई करा दी हमने। 1 ये रहा, 2 ये रहा, टोटल मिला के 3 हो गया पॉजिटिव और ये -3 ले लिया तो कितना हुआ, 0 हुआ। यहाँ पे सेट 0 सेट हो गया। ठीक है, ये तो हमने करा दिया इसको सेट। अब हम करते हैं सॉल्व। उसके पहले मैं इसका जरा साइज कन्वर्ट कर लूँ। जी हाँ, अब ठीक रहेगा। अब आप वैल्यू डालिए थे, x की वैल्यू 1 यानी एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई जेड रहेगा, साथ में वाई स्क्वायर है, अपॉन में जेड एक्स रहेगा, साथ ही जेड स्क्वायर है, अपॉन में एक्स वाई रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। वैल्यू x की ये है, y की ये है, z की ये है। लिख देता हूँ, ये x, ये y, ये z। x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। y z, y और ये y z इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 6। ठीक है, आगे बढ़िए। वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन जेड और एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 3। फिर आगे बढ़िए, जेड स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर करेंगे आप, अपॉन में एक्स वाई यानी 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 6, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 3 और ये वाला आपका हो जाएगा प्लस का 9 अपॉन 2। यहाँ से एलसीएम लीजिए 6। ठीक है, 6 से एक ही बार में जाएगा तो 1, ये से 2 टाइम यानी ये माइनस का 8 क्योंकि यहाँ 4 है। ठीक है, 4 2 8 और ये प्लस का है, ये 3 टाइम, 3 9 3 9 27। तो यानी -9 प्लस 27 बटे 6, जो कि आगे सॉल्व करें इसको हम तो हम कह सकते हैं कि जब इससे ये घटेगा तो आ जाएगा आपका 18, 18 बटे 6 यानी कि 3। ये रहा आपका आंसर। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता थी तो आप इस क्वेश्चन को 45 सेकंड के अंदर सॉल्व कर ले जाते। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कराते हैं आपसे प्लस का 1, y की कराते हैं 0 और z की करा देते हैं -1। सेटिस्फाई तो यहाँ कर जाता है, लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पर, क्योंकि जब 1/0 अगर होता है तो क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है ना, या अनडिफाइन होते बोलते हैं ना इसको, कि इनफाइनाइट चली जाएगी वैल्यू। जैसे आपको पता है साइन 90 आप जानते हैं 1 होता है, कॉस 90, देखिए रिलेट करने का तरीका बता रहा हूँ, कॉस 90 0 होता है, लेकिन टेन 90 क्या होता है, टेन 90 होता है इनफाइनाइट। क्यों होता है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस ही तो 10 बनाता है, यानी कि 1/0 इनफाइनाइट दे देता है, इसलिए हम इस वैल्यू को यूजुअली नहीं लेते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस वैल्यू को क्यों नहीं लेते हैं और इस वैल्यू को लेना क्यों सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक प्रोटोटाइप क्वेश्चन है, इसको हम नाम दे रहे हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्यों ऐसा बोला मैंने, देखिए क्या बोला है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 18 है और आपको बताना है x प्लस 1/x। ठीक है, हम क्या करते थे, अभी तक यहाँ चलते थे और यहाँ पहुंचते थे, ऐसा होता था ना अभी तक कि इधर से चल के आना होता था और यहाँ पहुंचना होता था। इस बार इसने हमसे जस्ट उल्टा कराया है। तो हमें ये तो पता है ना कि x प्लस 1/x जब ये होता था और हमें निकालना होता था, इसको आप लेट कर लीजिए पहले, ये तो एक इक्वल है और आपको निकालने के लिए दे देते थे कि भैया बताओ x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या, तो आप कहते थे a³ माइनस का 3a, यही बोल देते थे ना आप। लेकिन इस बार आपको ये वैल्यू दी हुई है तो इस बार आपको उल्टा काम करना पड़ेगा। इतना बात तो समझ रहे हैं ना आप। अब ये जब 18 कैसे बनाया होगा इन्होंने, हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 का क्यूब कर दिया और 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 27 में से 9 गया तो 18 आया। तो हम तो ऐसे ही, अगर मैं होता यहाँ पर तो मैं सीधे बोल देता कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम इतना कर चुके, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है हमें कि हमें पता होता है कि ये 18 कब बनेगा, जब 3 का क्यूब किया होगा और 3 इंटू 3, क्योंकि ये फॉर्मेशन अप्लाई हो रहा होता है कहीं ना कहीं जाकर के, ये वाला नीचे वाला a³ माइनस 3a वाला, तो इससे आपको 18 मिल जाएगी। ये तो हमने रिवर्स करके इसको बना दिया। ये चीज़ तब आती है आपको जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड और चीज़ें जो होती हैं मैं उसको लिख दे रहा हूँ अलग से। होता क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, और आपसे पूछ ले x² प्लस 1/x², तो ये होता है आपका a² माइनस 2। अगर दिया है x³ प्लस 1/x³ तो इस कंडीशन में होता है a³ माइनस का 3a।
इतना याद रखेंगे आप। और फिर जब होता है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसमें होता है ए क्यूब प्लस का 3a। इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे, इसको मैं कर दे रहा हूँ हाईलाइट। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। अभी की जो और शिफ्ट्स बची हैं और जो फेज बचे हैं और जिन बच्चों का अभी नहीं हुआ, जिनका बाद में होना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान दें। ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला कोई धनराशि 10 साल में मूलधन का दोगुना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल का हो गया दोगुना, यानी टू टाइम प्रिंसिपल हो गया। ये समझिए कि 2 टाइम प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, जो है अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ठीक है, ये आपके मूलधन का दोगुना, मूलधन का दोगुना हो गया, या म्यू बने 2 टाइम ऑफ प्रिंसिपल, 2 टाइम ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप क्या मतलब ये हुआ कि जितना आपको, अगर मूलधन आपका, मैं ये मानूं कि P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मूलधन को, अगर ये X था तो जो आपको मिला है इंटरेस्ट, वो भी आपको कितना मिला है, X मिला है, तभी तो दोगुना हुआ होगा जुड़ करके। अब हमें बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, टाइम हमें दिया हुआ है, SI का फॉर्मूला क्या होता है। और जब कुछ ना दिया हो तो सीधे हम मानते हैं कि भाई ये क्वेश्चन SI का होगा। अगर CI मेंशन नहीं है तो हम उसको SI में ही कंसीडर करते हैं। ये आपके अंदर अंडरस्टूड, ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है, SI का फॉर्मूला PRT अपॉन 100। ठीक है, जैसे कि हमने बता दिया कि X ही रहेगा आपका क्या, SI, और X ही रहेगा आपका क्या, प्रिंसिपल यानी मूलधन। R आपको बतानी है, R आपको बताना है। टाइम आपको 10 दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 10 बार में जाएगा, और R बराबर आपका आ जाएगा 10%। यहाँ तो कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं, हमारी टीम ने वो क्वेश्चन पिक किए हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअली रिपीट बहुत बार हो रहे हैं। आपका फेज फर्स्ट हो, ठीक है, उसमें रिपीटिशन बहुत था, फेज सेकंड, और जो अभी फेज चल रहा है आपका फेज थर्ड, ठीक है, इसमें भी रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से इन क्वेश्चन को लिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले फेजेस के लिए। क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:3:4:3, तो बड़े और छोटे कोणों का अंतर क्या होगा। आपका ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, आयत भी एक चतुर्भुज होता है क्योंकि, ठीक है, ये लिख लीजिए पॉइंट ABCD, इस तरह से कुछ रहा। तो इनके साइड्स का अनुपात दिया, मानो ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, और ये वाली फिर से 3x है। ये क्या है, कोण के अनुपात है। साइड देखिए, मैंने साइड का बोल दिया, एक्चुअली दिया क्या है, ये तो मैंने साइड का लिख दिया, एंगल के लिए बोला गया ये चीज, माफ कीजिएगा, एंगल के लिए दी हुई है। इसके एंगल इसके इस रेशियो में है। इसको 2x ले लीजिए, इसको आप 3x ले लीजिए, इसको 4x ले लीजिए, और इसको ले लीजिए 3x। मैं साइड कंसिडर कर रहा था एक्चुअली, तो उस चीज को थोड़ा माफ कीजिएगा, उस चीज के लिए मुझे, है ना, एंगल के लिए है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में। तो जब ऐसा है तो हमें पता है कि कोई भी अगर आपका चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज का के कोणों का योग जो होता है आपका, वो होता है 360, सभी जानते हैं। तो आपका जो ये सम बनेगा 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू, ये आपके 360 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो आप सम जोड़िए, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 4 9 3 12, 12x, ये आपके 360 के इक्वल है, 12 से 30। ठीक है, x बराबर आपका आ गया 30 डिग्री। उसने बोला क्या है, सब तो बड़े और छोटे कोणों का अंतर, बड़ा कोण कौन सा है, ये बड़ा है सबसे, छोटा कौन सा है, ये छोटा है सबसे। 4x और 2x में अंतर कितना है, 2x का, तो जो 2x की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर ये आएगा आपका 60 डिग्री, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया माध्य का। माध्य तो आप जानते ही हैं भैया क्या होता है, माध्य बोले या आप बोले इसको एवरेज, ठीक है ना, एवरेज भी बोल दिया जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आपका n है डिवाइड बाई 2। अब जिस ऑप्शन में क्या दिया था उसके हिसाब से हमें वहां पे चीजें देखनी पड़ेंगी, वरना माध्य जो है आपका यही होता है, औसत ही होता है, उसी को माध्य बोलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10,000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9, 27 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। इसको देखते हैं, इसमें क्वेश्चन को किस तरह से हमें करना है। ठीक है ना,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी चीज़ है। इसने क्या बोला है कि 9 से 27 और 36 है, इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसा मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर है 4 से, आपका 7 से, और मैं कहूँ 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हो सकता है कोई 4 से तो हो रहा हो, ठीक है। एक नंबर लेते हैं, जैसे कि यही 36 नंबर एक लेते हैं, ठीक है। ये 9 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो अब 36 से अगर हम कहें कि ये जो नंबर होगा, ऐसा नंबर लिया हमने जो 36 से हो, तो गलत हो जाएगी नहीं बात, क्योंकि 7 से तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा। तो हमको क्या करना है, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। अगर हम 4 का, 7 का और 9 का एलसीएम ले लेते तो हमारा काम बन जाता, ठीक है ना। तो वही आपको करना है यहाँ पर, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में किस तरह से हमको क्वेश्चन को डील करना है। 9, 27 और 36 का एलसीएम लीजिए आप। 9, 27 एंड 36 एलसीएम लीजिए आप। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 36 दूना 72, ये नहीं कंसिडर करेगा तो 108, और 54 दूना 108, 36 जाए, ठीक है। ये आपका सेट हो जाएगा 108। अब आपको करना क्या है, आपको एक नंबर दिया हुआ है 10,000, इसमें से 108 से दे देंगे आप भाग, और जितनी बार जाएगा आपका क्या, जितनी बार आपका आ जाएगा भागफल, भागफल जितनी बार आएगा ना उतने ही आपके हो जाएंगे नंबर, ठीक है। भागफल जो इसका आएगा वो आएगा हमारा आंसर। बाकी जो रिमाइंडर या शेषफल बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। समझ रहे ना आप मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए, बी तथा सी किसी काम को 24, 36 और 48 घंटे में कर सकते हैं। ए, बी, सी, ये 24 घंटे में, ये 36 घंटे में, और ये 48 घंटे में कर सकता है। एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे 144 आ जाएगा। इफिशियंसी इसकी कितनी, 6, इसकी कितनी 4, और इसकी कितनी आपकी 3। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी तो आपको पता ही होगा ना, कि जो हमने एलसीएम लिया अपॉन ये जितने दिन या घंटे जो भी दिए हैं उसके हिसाब से निकाल देते हैं। ये ए के लिए निकाला था, इसी तरह बी और सी के लिए भी निकालेंगे, जो कि आएगी 4 और 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला ए काम खत्म होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तथा बी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो सी कितने दिन कार्य किया। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हो आप कुछ ना करें, आप टोटल वर्क लीजिए 144, ठीक है। इसमें इसने बोला ए 7 दिन पहले कार छोड़ देता है, तो कुछ ना करिए, प्लस के साइन लगाइए और इसकी एफिशिएंसी लीजिए और दिन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो हो गया आपके ए के लिए। बी के लिए इसने क्या बोला कि ये 6 दिन पहले कार छोड़ता है, तो इसके अगर 6 दिन पहले कार छोड़ता है ये बी, और एफिशिएंसी 4 लेके गया था, ये 4 है, तो 4 इंटू 6, वो काम भी इसमें ऐड करा लें, और अब टोटल एफिशिएंसी से दे दीजिए भाग, 6, 4, 10, 3, 13, ठीक है। ये हमें करना पड़ेगा, इतना सा होता है इन सब बवाल को खत्म करने के लिए। तो ये 144 हो गया, ये 42 हो गया, और ये 24 हो गया, ठीक है, और ये 13। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4, 2, 6, 10, अब 10, तो ये 1, ये हो गया 7, 7, 4, 11, 1, 1 यानी 2, ये 210/13, ठीक है। इसको आप चाहे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 16, 48 यानी कि 2, और ये इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो सी ने इतने दिन कार्य किया, और बाकी बी और उसके लिए तो आप देख ही सकते हैं कितना, सी पूछा गया तो सी ने आपके इतने दिन तक कार्य किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको 2 चीजें पता नहीं चाहिए। वैल्यू जो कि बेसिक्स वैल्यू होती हैं, 10 45 1 होता है, 10 30 डिग्री होता है आपका 1/√3, और कोई इन्वॉल्व, बस 2 ही वैल्यू इन्वॉल्व है इसमें, सीधे आते हैं वैल्यू पे। और बाकी आप अगर देखें तो ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो नहीं इन्होंने, छोड़िए फॉर्मूला को छोड़िए आप, अभी फॉर्मूला मैं बता दूंगा अलग से। ये वैल्यू रखी सीधे 1, इसकी 1/√3, और यहाँ पे आपका 1 - 1 + 1/√3, ये आपको बताना है। तो ये √3 - 1/√3, ठीक है। आगे ये 1 1 कैंसिल, और 1/√3, इस √3 से ये √3 गया, तो वह आया कितना, √3 - 1, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। बाकी मैं आपको फॉर्मूले की बात करता, फॉर्मूला दरअसल मैं ये बोल रहा था कि जब 10a + b होता है तब होता है 10a + 10b 1/ यानी कि अपॉन में 10a × 10b। देखिए जब यहाँ प्लस होता है तो फॉर्मूले में यहाँ पर आता है आपका माइनस, ठीक है ना। और अगर ऐसे ही पूछते हैं आपको 10a - b, तो होता है 10a माइनस का 10b अपॉन 1 + 10a × 10b, ठीक है ना।
ये आपको मैंने आपके फॉर्मूले जो और इससे रिलेटेड होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अब हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 9 है ए और बी की चाल क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर है। यदि वे एक दोनों की विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा समझ रहे हैं कैसे, मैं बताता हूँ। ये ए था, ये बी था, ठीक है। अगर विपरीत जाएंगे तो ये इधर को जा रहा होगा और ये इधर को जा रहा होगा, और अगर सेम जाते तो फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अच्छा, अब आपको पता है जब विपरीत की बात होती है, विपरीत, तो हम क्या करते हैं, स्पीड का सम करते हैं ना, मैंने आपको बताया है पहले भी। और जब होता है आपका समान दिशा में, समान दिशा में जब होते हैं तो स्पीड का डिफरेंस किया जाता है। ये होता है आपकी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड के केस में ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। देखिए, क्वेश्चन के पीछे का कुछ चीजें, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। वो अभी नहीं तो बाद में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसमें आप फंस जाएंगे, है ना। बोला ए और बी चाल क्रमशः 3 4 है। ए की चाल 3, बी की चाल आपकी 4, एक दूसरे से विपरीत। हमने बोला विपरीत में है तो क्या करेंगे, सम करेंगे इनका। तो जब विपरीत जा रहे हैं और टाइम बोला विपरीत हम चले 6 घंटे बाद, तो यानी जो रिलेटिव स्पीड होगी उनकी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 3 + 4 रिलेटिव स्पीड होगी। और अगर टाइम से कर देंगे आप गुणा, तो क्या आपको डिस्टेंस ना मिल जाएगी, 3 4 7 7 6 42। यही आपसे पूछा क्या कि 6 घंटे बाद उन दोनों के बीच की दूरी बताएं, तो उन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 42 किलोमीटर। आंसर सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है एक वस्तु का समय का अनुपात, तो वस्तु नहीं होगा यहाँ पे, कुछ आपका व्हीकल होगा, ठीक है ना, आपका कोई व्हीकल होगा, उसकी दिया होगा टाइम, ठीक है, उसका समय दिया है, तो आपको 4 का अनुपात बताना है। उससे पहले आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर समय गुणे चाल, ठीक है। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, जो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस जो है ना क्या होगी, एक आपका सीधा रिलेशन है। स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड अगर हम बढ़ा के गए और ये टाइम, तो एक रिलेशन चलता है। क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्पीड के। स्पीड बढ़ाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, ये बात समझ में आई। डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम के भी, कि आपने टाइम बढ़ाया तो आप जैसे आप ज़्यादा टाइम तक चलेंगे तो आप ज़्यादा दूरी कवर करेंगे, ये बात समझ में आई। लेकिन स्पीड में और टाइम में होता है इनवर्स रिलेशनशिप। ये होता है आपका अनुक्रमानुपाती, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती में दोनों चीजें साथ में बढ़ती हैं, ये भी अनुक्रमानुपाती, ये भी अनुक्रमानुपाती, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि फर्क डालेगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। ऐसा किसमें होता है, समय और चाल में। लेकिन दूरी से इनका अच्छे रिश्ते हैं, चाल से, दूरी से समय का भी अच्छा रिश्ता, चाल का भी अच्छा रिश्ता। लेकिन समय और चाल के रिश्ते अच्छे नहीं है भैया, ठीक है। एक बढ़ेगा तो एक घटता है, ये बढ़ा तो ये घटा, लेकिन ये घटा और ये बढ़ा तो ये होता है इनके बीच में। ये तो आपने जान लिया बेसिक जानकारी इनके बारे में। उससे पहले मुझे चाहिए थोड़ी सी जगह, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, क्लियर कर दूं, ताकि विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाए। जो इसने दिया है समय का रेशियो, ये हमें टाइम का दिया है अनुपात, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात। जो आपकी स्पीड का रेशियो था वो जस्ट टाइम का रिवर्स होता है, तो हमको निकालना है ये, इसका अनुपात अगर हम निकाल देंगे तो हमारे ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा। और हमें उसकी स्पीड या चाल का अनुपात ही तो बताना है। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका 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 ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं एलसीएम आएगा आपका 30 एलसीएम आ गया। तो जब ये इससे अब क्या करेंगे, 30 में इसका देंगे भाग तो आएगा 15। तो पहला रेशियो हमको मिलेगा 15, ठीक है। दूसरा 3 से जब 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा 10, और तीसरा रेशियो मिलेगा 30/5 यानी कि 6। तो ये हो गया इनकी स्पीड का रेशियो, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अभी अब समझ में आ रहा है कि क्या करना चाह रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, x तो क्या बनेगा, x + 1/x, ब्रैकेट बंद कर दो, आगे आओ। इसका से मल्टीप्लाई करोगे, x + 1
+1 अपॉन x प्लस 1। अच्छा, और आगे बढ़ो थोड़ा सा, इसमें क्या है x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। आखिरी वाला भी लिख लो, x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। इतना लिखते ही ब्रैकेट कर लो क्लोज, +1 को यहाँ लिख दो ताकि यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखिए अब क्या इससे ये ना कट जाएगा, ठीक है, और ये x प्लस 2 बनेगा, इस वाले से ये कट जाएगा, x प्लस 3 इसका सम भी x प्लस 3 तो ये भी कट जाएगा। बचा क्या क्या आपके पास, सिर्फ यहाँ से बचा है 1 अपॉन x, और यहाँ जाके आपके पास बचा है x प्लस 4, क्योंकि 3 और 1 4 और ये x, तो बचा क्या ओवरऑल x प्लस 4 अपॉन x, ये बचा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर किसी और फॉर्म में दे रखा तो उसको हम वहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके दिए गए विकल्पों पर, ठीक है ना सर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार की लंबाई, आयताकार नहीं आयताकार, या तो कोई आयताकार आपका मैदान हो सकता है, कुछ इस तरह से रहा होगी, ठीक है, जो भी वहां दिया होगा उसके हिसाब से कर समझ लीजिएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, इसका परिमाप दिया है, तो विकर्ण बताना है। रिलेशन क्या होता है, परिमाप जो होता है यानी कि पेरीमीटर, ठीक है, जो आपका पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का यानी आयत का, क्या होता है भैया, वो होता है 2 टाइम L प्लस B। सहमत हो मेरी बात से, ठीक है, वही चीज आपको यहाँ दी है। एक साइड है 3, एक साइड है 4, तो आप लिखेंगे 2 3x प्लस 4x, ये आपको दिया हुआ है 42 के बराबर। पहले इससे इसको काट ले जाओ, 21 बराबर 7x, तो आप कहोगे कि x बराबर 3। हम कहेंगे ठीक कह रहे हो तुम। अब हम निकाल लेंगे साइड, L भी निकलेगी B भी निकलेगी। L है 3x, B है 4x, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 इंटू 3 यानी कि 9, और 4 इंटू 3 मीन्स 12, ठीक है सर। आपको बताना है विकर्ण, अगर एक साइड ये 9 है, एक साइड ये 12 है, तो आपको बताना था विकर्ण डायगोनल। बाकी के रिलेशन तो जानते होंगे ना, ट्रिपलेट, बहुत फेमस ट्रिपलेट, 3 4 5, 3 को रिलेट करा दो इससे, 4 को रिलेट करा दो इससे, अब बची 5, तो क्या ये 15 ना हो जाएगा, बाकी 9 12 और इसका ट्रिपलेट भी 15 बनता है। कैसे, देख लो यार, इस तरह से होता है आपका 5 2 2 225 आपका 15 का स्क्वायर ना होता है ना भैया, बस वही चीज है। बाकी आप रिलेट करा सकते थे, जो आपका 3 है 9 के बराबर यानी 3 गुना, 4 12 के बराबर यानी 3 गुना, तो जब ये 5 है तो फिर 3 से मल्टीप्लाई के 15 देगा। एक तरीका तो ये भी हो गया, तो हमसे विकर्ण पूछी गई थी, ठीक है। तो आपकी जो डायगोनल आई है, डायगोनल कितनी आई है, 15, ठीक है सर, इसी को बोलते हैं विकर्ण। यार थोड़ा इंग्लिश में भी कर लिया करो, ठीक है ना, ये हिंदी खेलते रहते हो हर टाइम, इंग्लिश में भी आओ। और हाँ, एक चीज और भी है, जो इसकी दोनों डायगोनल होंगी, आप कहोगे अच्छा एक डायगोनल क्यों छोड़ दी, भैया दोनों डायगोनल होती हैं बराबर, आयत में दोनों डायगोनल आपकी बराबर ही होती हैं, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, ये लिखा है इसका, हाँ इसको जरा देख लीजिए क्या है, ये क्यूब के फॉर्म में, इसको क्या मैं क्यूब के फॉर्म में नहीं देता कि 0.4 का क्यूब अगर लिख दूं तो कोई समस्या। बाकी ये 5.4 का होल स्क्वायर लिखा है, और फिर से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, हाँ ठीक है, इसको पहले कंसीडर, इसको ले रहे हैं पहले, ठीक है, प्लस का 0.4 का होल स्क्वायर, और आपका ये मल्टीप्लिकेशन में आगे दिया होगा। बाकी डेसिमल हमें ध्यान देने पड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया है आपको, इस तरह से लिखिए इसको, डेसिमल अभी कुछ देर के लिए मैं थोड़ा निगलेक्ट कर रहा हूँ, 0.54 और 0.4, ठीक है, इस तरह से रहा है आपका, यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक है, उतना उससे प्रॉब्लम नहीं होनी है। आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ उससे पहले कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, आप कहोगे ये होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यही तो होता है ना। तो इसी चीज़ का हमने यहाँ करा इस्तेमाल। ऊपर वाले को क्या लिखोगे आप, 5.4 माइनस का 0.4, ठीक है, और क्या लिखोगे, उसके बाद यही तो लिखोगे ना, इसको ब्रैकेट को बड़ा कर लो, इसको छोटा कर लो। अब 5.4 का होल स्क्वायर लिखोगे, 0.4 का स्क्वायर लिखोगे, और उसके बाद इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिख लोगे 5.4 इंटू 0.4, ये ब्रैकेट के अंदर, और इस तरह से। ये तो हमने लिख दिया अंश। अब हर में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ से देख लीजिए, 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर और प्लस का 5.4
इंटू 0.4। ठीक है, अब एक चीज देख पा रहे हो, जो ये लिखा हुआ है और जो ये लिखा है क्या बराबर नहीं है, सेम लिखे हुए हैं ना ये तो बचा क्या खाली 5.4 माइनस 0.4 इतना बचा सिर्फ खाली। और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में लिखा बचा 1। जब इससे आप इसको घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 5/1, यानी कि आपका उत्तर आएगा 5। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस फॉर्मूले का हमने किया था यूज। डेसिमल का कोई खेल नहीं है, डेसिमल सब सही से अरेंज है यहाँ पर। ठीक है ना, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ये आ गया आपके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। 12 व्यक्ति 4 दिन में 12 झाड़ू बना सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 8 झाड़ू कितने दिनों में बना सकते हैं। जो भी लैंग्वेज लिख दिया हमारे टाइपर ने, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे टाइपराइटर भैया हैं बहुत रंगबाज टाइप के हैं, ठीक है, उनसे कोई कुछ कह नहीं सकता, बहुत रंगबाजी में रहते हैं वो। ठीक, छोड़िए, क्वेश्चन पे आते हैं। M1 D1 और T1, बाकी मैं सब बता दे रहा हूँ क्या हो, और ये है W1। M2 D2 T2 और W2। जो M1 है, ठीक है, D1 है और आपका T1 है, या 1 2 दोनों के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। मतलब M से हम रिप्रेजेंट करते हैं व्यक्ति को, ठीक है, एक जनरल वे में जो होता है मैं वो बता रहा हूँ। D से दिन को और T से समय को अगर दिया होता 4 घंटे 2 घंटे, यहाँ घंटे में समय दिया हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, जिसमें भी आपको दिया हो। ठीक है, दिन दिया होगा आपको 4 दिन लिए, 6 दिन लिए, इस तरह से। व्यक्ति बोला होगा कि 8 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, कुछ इस तरह से बोला जाता है। और फिर ये W1 जो है ना, ये होता है वर्क, यानी कितना काम कर दिया। जैसे इन्होंने बोला ना कि 12 झाड़ू बना दिए, तो ये यहाँ पर हो गया वर्क। वर्क आता है अपॉन में। ठीक है, ये बात यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन पे आ जाओ। 12 व्यक्ति M1, तो मैं लिख दे रहा हूं कि M1 हमारा है 12, D1 है 4 और आपका ये दिन हो गया। टाइम देखिए, समय वाली चीज नहीं, तो एक चीज को आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। और W1 है आपका 12, ये 1 1 सारे हो गए। 8 व्यक्ति M2 8 झाड़ू यानी W2 भी दिया है 8। तो बताना क्या है तुमको, कितना समय, या D2 कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तुमसे। ठीक है ना भैया, इसको तो तुम सॉल्व कर दो, हमें लगता है। अब नहीं कर पा रहे हो तो तुम हो बहुत बड़े मूर्ख। ठीक है ना, सब कुछ बता दिया मैंने, उसके बाद भी ना कर पाओ तो फिर तुम हो भैया मूर्ख एक नंबर के। ठीक है, M1 12, D1 4 और T का कोई रोल नहीं, तो W1 12। आगे बढ़ो, M2 8, तुम्हें बताना क्या यहाँ से D2, और तुम्हें वर्क कितना दिया इसने 8। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो D2 तुम्हारा आ गया 4। भैया 4 दिन लगेंगे इनको 8 झाड़ू बनाने में। इसका आंसर क्या आएगा भैया, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है ना, समझा दिया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला है 2 वस्तु प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4000 रुपए, एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर बेचता है, तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। इसको मैं बताऊंगा 2 तरीकों से। ठीक है, पहला तरीका क्या है, बहुत घिसा पिटा तरीका। उसमें क्या करते हैं, एसपी विक्रय मूल्य, एसपी अगर क्रय मूल्य होगा तो मैं बोलूंगा सीपी। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरे लिए भी थोड़ा आप मदद कर दें कि ज्यादा हिंदी खेली नहीं जाती मेरे से। बोल सकता हूँ दोनों चीजें, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझिए आप उसके साथ। तो इसने बोला कि विक्रय मूल्य इतना है, एक को इतने पे लाभ पर, एक को इतने की हानि पर बेचा गया। तो अगर हम 15 दिख रहा, तो जब मुझे 15% दिखता है ना, तो सबसे पहले मुझे दिखता है कि मैं इसको 5% में तोड़ूंगा और 1/20 के फॉर्म में लिखूंगा। इसमें मुझे बहुत लगती सहूलियत, वही मैं करूंगा। 20 से जब लाभ हुआ तो वैल्यू हो गई 23, 20 से जब हानि हुई 3 की तो हो गया 17। लेकिन इसने कहा था कि एसपी ये है, सीपी ये है। कहा है एसपी ना, दोनों प्रत्येक वस्तु का 4000 यानी एसपी बराबर है, तो इन दोनों वैल्यू को होना चाहिए बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, लेकिन जो आपने यहाँ ड्रामा किया है वही आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, ये अन्यथा हो जाएगी बेईमानी, और बेईमानी आपको करनी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना भाई। तो इसको आपको, और हर एक प्रत्येक को जो असल में है वो बोला गया है 4000। तो जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसका इससे करिएगा, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, फिर जो भी आएगा आउटपुट इन दोनों को मिला करके यहाँ
इन दोनों को मिला करके यहाँ पर जो आउटपुट आएगा उसी में से आप डिफरेंस लेंगे और आपको पता चल जाएगा जो आपका CP कितना आया और SP कितना आया। अगर SP ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो जा रहा होगा। CP अगर आपका ज़्यादा आ रहा होगा तो आपको लॉस हो जाएगा। ये एक तो तरीका हो गया, इसे आप करेंगे खुद से, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका जो अच्छा तरीका है, आपको जो टाइम बचाएगा एग्जाम में, वो तरीका क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसको क्या करना है, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। होता है क्या, जब भी SP1 इज इक्वल टू SP2 दिया हो, शर्त इतनी है कि विक्रय मूल्य दोनों ही वस्तुओं का समान हो और जो परसेंटेज भी दिया हो वो भी समान हो, यानी कि जो परसेंट है, ठीक है, %1 और %2 दोनों इक्वल हो। बाकी प्रॉफिट और लॉस दिया उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो ये होता है कि आपका P/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो आपका 15 × 15/100 यानी कि 225/100, 2.25। और एक चीज और याद रखिए, जब भी SP1 SP2 के बराबर हो और परसेंटेज इक्वल हो तो हमेशा होता है हमको लॉस। इस बात को आप याद रखना कि हमेशा लॉस होगा आपको। आप यहाँ पर भी निकालेंगे ना तो पक्का यहाँ पे आपको लॉस हो रहा होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हो जाएगा लॉस, ठीक है। इसको आप खुद से करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, इसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। बाकी आप इतने होशियार हैं, कर ले जाएंगे हमें लगता है। 16 नंबर, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू √3। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लो भैया, ये cos थीटा है और ये sec थीटा है, ठीक है। √3 के इक्वल तो दे दिया इन्होंने हमें, देखिए ये इसको यहाँ लिखिए √3। लेकिन जो आपका sec थीटा है, क्या इसको अगर हम 1/cos थीटा लेंगे तो क्या तुम्हें बुरा लग जाएगा? नहीं लगना चाहिए ना। क्यों लग रहा है बुरा? अगर लग रहा है तो गधे हो तुम। भाई देखो, ये cos³ थीटा और sec³ थीटा, अब हमें तो एक फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता है, ये तो तुम सबको रटा हुआ हो गया, इतना बार करवा चुका हूं मैं ये। और अगर x³ + 1/x³ दिखता तो तुम तुरंत बता देते हो, कुछ नहीं भैया इसको तुम लिखो a³ माइनस का 3a लिख दो, यही बोलते हो ना मेरे से, तो समझ में आ गया होगा। तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्यूब और 1/3 थीटा, क्यूब, हाँ क्यूब थीटा है तो अब क्या बोलोगे, √3 का क्यूब ही तो बोलोगे और -3 × √3 बोलोगे। इस फॉर्मेशन के हिसाब से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3√3 नहीं आएगा क्या? और ये भी 3√3 आएगा, तो क्या 0 नहीं आ जाएगा? कहोगे हाँ भाई 0 तो आ गया, तो 0 आया ना, तो यही आ गया आंसर, ठीक है ना सर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? अगला क्वेश्चन जो दिया है a + b + c = 8, ठीक है, और आपको a³ b³ c³। ये किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर लग रही है मुझे यहाँ पे। अगर देखिए a+, देखिए मैं फॉर्मूले यहाँ पे सारे आपको लिख दे रहा हूँ जो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। a² + b² + c² + 2 टाइम ab + bc + ca। लेकिन एक वैल्यू से दूसरा पूरा पूछ लिया गया तो बात को समझ में नहीं आई मुझे, बात तो समझ से ऊपर है मेरे। बाकी अगर ये पूछा गया होता a³ + b³ + c³, ठीक है, तो भी एक बार बात बन सकती थी 3abc दे करके कि भैया ये कहीं दिया होगा आपको a + b + c और आपका a², ठीक है, प्लस का b² प्लस का c² -ab -bc -ca। ऐसा भी नहीं कुछ दिया हुआ है ना, ऐसा मतलब कि एक ही आपको इक्वेशन दी हुई उसे डायरेक्ट ये पूछ लिया गया है, तो कुछ ना कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है। बाकी हो सकता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हो या इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया होगा। बाकी जो फेमस क्वेश्चन आता है प्रोटोटाइप जिसे मैं बोलता हूँ, उसमें तो यही करते हैं कि आप ये वैल्यू आपको दी होती है और आपको ये वैल्यू दी होती है, ये वाली ab + bc + ca, ये वैल्यू आपको दी होती है, तो वहाँ उसका यूज़ करके हम ऐसा करके कुछ यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है 120 के कुल कितने भाजक हो सकते हैं? भाजक बोले तो फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। मैंने फैक्टर के लिए आपको तरीका बताया था कि 0 दिखे तो तुरंत 1 2 लिख देना, 1 5 लिख देना, तो 0 का जो काम है ना वो हो जाएगा खत्म। अब बचेगा ये 12, तो 12 को लिखने के लिए 12 को 2 से डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड करके 3 लिख दोगे और 3 को आखिरी में लिख दो। तो इज्जत से लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, 1 2 3, 3 और 5 इतना लिखोगे, ठीक है।
अब जब भी टोटल फैक्टर लिखने होते हैं हमको, तो जो पावर होती है, एक देखिए अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, ए की पावर m और b की पावर n प्लस c की पावर m n o कर लो, ठीक है, m n p कर लो यार, ज़्यादा बेहतर होगा। तो जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल भाजक की संख्या m+1 n+1 और p+1 इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपके हो जाएंगे टोटल भाजक। इसी चीज का इस्तेमाल करना है हमको यहाँ पर, इसको मैं करूंगा यहाँ, जैसे कि यहाँ पे m+1 यानी कि 3 और फिर +1, 3+1, यहाँ पे कितना, जब किसी के ऊपर जैसे ये नंबर लिखा है तो इसके ऊपर पावर 1 अंडरस्टूड होती है, तो 1 और +1, उसके बाद ये यहाँ पर भी 1 पावर अंडरस्टूड है, 1+1, ठीक है, ये आपका आ गया 4, ये आपका आया 2, ये एक और आया आपका 2, 4 2 8 2 16, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी TNF जो आपका आया है वो आया है 16, और यही हमारे इस प्रश्न का है उत्तर 16, ठीक है सर। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, आप हमें इसमें इवन और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बताएंगे, कितने इवन फैक्टर हैं, कितने ऑड फैक्टर है, ये काम है आपका, खुद से करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो इस पे आप वर्क करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें आ रहे हैं, ठीक है, अभी से मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या करना है, सबसे पहले 16 देखते ही 4 दिख गया, और ये 4 इस 12 से जब जुड़ेगा 16, फिर से 4 दिख गया, फिर ये 221 में जब 4 जुड़ेगा 225 हो जाएगा, फिर 225 से ये 15 का स्क्वायर हो गया, और 16 में से जब 15 जाएगा तो आपका सिर्फ 1 बच जाएगा। ज़्यादा तेज होगा क्या, 16√16 अलग वैल्यू लिख दें 4, जब ये 4 इस 12 से जुड़ा हो गया √16, फिर से मिलेगी एक वैल्यू 4, और जब ये 4 221 में जुड़ा तो 225 हुआ 225, तो ये आपका 15 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था इस क्वेश्चन में, दम ही नहीं थी क्वेश्चन में बिल्कुल फिर तो। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 20, ये आपको दिया है √75 और ये आपका √147। इससे मुझे दो चीज़ समझ में आती है, जब भी 147 दिखता है ना तो मुझे पता नहीं क्यों 49 अपने आप दिख जाता है, और 49 × 3 जब होता है तो 147 होता है। 49 जब रूट के अंदर है तो हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि 7 और √3, लेकिन जब ये देखता है 75 तो इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि 25 × 3, फिर मुझे ये दिखाई देता है कि ये ऐसा कुछ रहा होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, आप खुद ही करके देख लो। 49 तो 47 होता है, 25 यहाँ 75 होता है, और फिर 5√3 लिखा, 25 यहाँ 75, 49 × 3 47। अब जोड़ दो इनको, क्योंकि दोनों के हमने सही लिख दिया, 7 5 12 12√3। तो क्या यहाँ कोई समस्या, भाई बहुत हल्का क्वेश्चन था ये तो, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन से बोला गया 16,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। जब भी ये चीज हो तो मैंने आपको बता रखा है, कंडीशन स्टार लगा लीजिए, कंडीशन इतनी है कि 2 साल का अंतर हो, आपका सिर्फ 2 साल का हो, तब ये चीज अप्लाई होती है। फॉर्मूला होता है इसके लिए, क्या होता है, अंतर, ठीक है, मूलधन, ठीक है सर, और आपका R/100 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला अगर 2 साल की बात की गई है तो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बगल में ही। अंतर आपको बताना है, दिया हुआ है 100 रुपए का, जो आप मूलधन है वो आपको दिया है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए यहाँ लिख दीजिए। रेट और आपको 2 साल की बात की गई है, ठीक है। आपको बताना क्या है इसमें, आपको बताना है रेट बताना है, तो रेट बताना है R² लिख दीजिए, अपॉन में 100 × 100, क्योंकि R/100 का होता है होल स्क्वायर। 1 डेसिमल 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 0 और बचा था, उससे हमने काट दिया इसको, ठीक है सर। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से हो जाएगा ये मिलके 3 0 हो जाएंगे, नीचे 4 हो जाए 16 हो जाएगा, और ये R² है, बताना आपको अंतर ही है। 4 से एक बार और काटिए, देखिए क्या बन सकता है। 4 से काटेंगे तो ऊपर 250 और 4 से यहाँ 4, अब तो 4 से कटने से रहा ये, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, 125 और 2, तो भैया जो रेट बड़ी आ रही है, बड़ी गंदी सी रेट आ रही है, या तो यहाँ पर इन्होंने वैल्यू में कुछ छेड़छाड़ करी है, वरना रेट तो आपकी बड़ी बेतुकी आ गई। 125/√2 करके आपकी आ गई रेट,
ठीक है, जो तरीका होता है वो हमने एकदम सही डिस्कस किया है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई एरर नहीं है, यही फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला हमने सही लगाया है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम कुछ आई है तो कुछ वैल्यू में प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, तो उनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्या बोले तो जैसे कि आपका 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, ये आपके कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। 1 भी आपका ऑड नंबर है। ठीक है, और फिर आपका सम संख्या एक होता है, सम संख्या में क्या होता है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है ना, चलता रहेगा ऐसे ही। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, तो पहले इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने की ऊपर कोशिश कीजिए। जैसे कि आप लिखेंगे x लीजिए, और फिर लिखिए x प्लस 2। ठीक है, जैसे यहाँ आपने वैल्यू रखी 1, यहाँ आप रखी 1, तो क्या 1, 3 इस तरह सीरीज नहीं बन जाएगी। ठीक है, बस इतना ही हमें करना है कि दो क्रमागत बोले गए थे, तो दो क्रमागत ये बन गए। अगर x की वैल्यू आप 1 रखते तो यहाँ 1 बनता, और x की वैल्यू 1 रखी तो 1 और प्लस 2 मिला के 3, तो दो क्रमागत नंबर आ गए थे हमारे यहाँ पे। ये बात समझ में आई। ये तो होता है आपके विषम के लिए, और अभी विषम के लिए पूछा गया तो इतने पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो। बाकी इस पे डिटेल में वीडियो हम बाद में बनाएंगे। ठीक है ना, तो क्रमागत नंबर हो गया x और x प्लस 2, ये हो गया क्रमागत नंबर। इन्होंने बोला गुणनफल, तो भैया गुणनफल बोला है तो इसको कर लो मल्टीप्लाई में, क्योंकि गुणनफल की करी है बात इन्होंने हमसे, और इनका मल्टीप्लिकेशन इन्होंने हमें दे रखा है 399। अब इसको करेंगे ऊपर सॉल्व हम। यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 399, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 399। अब हमको चाहिए स्पेस, हमारे पास हो गई है जगह की कमी, तो हमें करना पड़ेगा इरेज इसको। तो मुझे आप कुछ सेकंड दीजिए सिर्फ इसको इरेज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और फिर ये सेशन हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है ना सर, आते हैं क्वेश्चन पे बिना बकवास ज़्यादा और किए। 2x प्लस का x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 399। तो अब आपको करना पड़ेगा इसका फैक्टराइजेशन करना है आपको इसका। ठीक है सर, 3133, उसके बाद ये 1937, 133 सही है। तो ये आपका 21 और 19, तो यहाँ पे आपके जो फैक्टर बने सर, ये बना 19x माइनस का 21x, उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, माफ कीजिएगा, थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी हो गई यहाँ पर। पेन, हाँ ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 19x इज इक्वल माइनस 3990। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए तो x प्लस 21, यहाँ से माइनस 19 कॉमन लीजिए तो x माइनस ये भी आपका आ जाएगा 21, क्योंकि 19 दूना 38 यानी 380, और प्लस 19 जो कि बना 399, इस तरह से आएगा। अब इसको लिखेंगे क्या, x प्लस 21 लिखोगे और x माइनस 19 लिखोगे, ये 0 के इक्वल होगा। तो x बराबर 1 तो आएगा माइनस का 21, ठीक है, दूसरा क्या आएगा, x बराबर 19। अब क्या करना है आपको, आप नेगेटिव वैल्यू मत लीजिए, मोस्टली देखिए पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। अब बाकी जो ऑप्शन होगा वहाँ आप सब ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जो हमने नंबर माने थे, x माना था और x प्लस 2 माना था, तो x अगर 19 है तो ये हो गया, और दूसरा आपका हो गया नंबर 21, क्योंकि 19 में 2 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्व। तो आपके जो छोटा, और पूछा छोटा कौन सा है, तो छोटा वाला तो 19 है ना, तो ये आंसर हो गया। बाकी अगर आप निगेटिव ले लेते तो दिक्कत हो जाती ना, फिर अगर एक निगेटिव होता फिर निगेटिव घट के उसको और कम कर देता, समझ रहे हो ना, फिर तो आंसर ही नहीं है तुम्हारा आता। तो इसलिए तुम पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे और इस तरह से तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो भैया इस पार्ट में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, जिसमें एरर थी वो भी हमने आपको बता दिया, जो अप्रोच दे सकते थे वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये NTPC वाला जो सेशन चल रहा है ये आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, ये हमने दूसरा पार्ट इसका कवर कर दिया है, पहला पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारा आएगा तीसरा पार्ट। ठीक है,
तो अब हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम जितने लाइन से पेपर एग्जाम होते जा रहे हैं आपके एनटीपीसी के फेज 3 में, सारे दिन के हम मैथ्स के जो अच्छे क्वेश्चन हमें लगेंगे, जो लगेंगे हाँ रिपीट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि हम कब से देख रहे हैं, फेज फर्स्ट से हम सारी चीजें कंसिडर देखते चले आ रहे हैं। क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन ट्रेंड में है, ठीक है, किनका रिपीटिशन हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे हमारी नज़र है। और उसी चीज़ को याद ध्यान में रख करके हमारी टीम काम कर रही है और उसने क्या किया है, वो क्वेश्चंस निकाले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहले हमने पार्ट 1 कवर कर दिया था, पार्ट 2 ये था, और पार्ट 3 का आप करेंगे इंतजार, क्योंकि हो सकता है वो भी बहुत जल्दी मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। ओके सर, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे हमारा चैनल है एजुस्टडी, जिस पे आप देखेंगे इस वीडियो को, उसे अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। अपने आपके जो और हितैषी या आप उनके हितैषी हो तो उनको ये शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, सेशन इज डिसमिस्ड।